In illustration number 34, we are required to prepare revaluation account. We are required to prepare partners capital accounts, and we are required to prepare balance sheet of the reconstituted firm. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले हम एडजस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3000। आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में पेटेंट्स गिवन है, वो कह रहे हैं पेटेंट्स की वैल्यू को 3000 से इंक्रीज कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी, पेटेंट आपकी एसेट है तो आपको गेन हो रहा है, तो आप यहाँ पर बाय पेटेंट्स के नाम से 3000 रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखेंगे पेटेंट्स अकाउंट के नाम से, और अपनी न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की बैलेंस शीट के अंदर पेटेंट्स की वैल्यू को 3000 से बढ़ा करके 7400 कर देंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। बाद में प्लीज हम ये नहीं कहेंगे कि सर उस समय नहीं समझ आया था, बेहतर है कि हम आज ही पूछें कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा है। पेटेंट्स की पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 15,000। वो कह रहा है प्लांट जो है वो 15,000 से ज्यादा पाया गया, इसका मतलब वो प्लांट की वैल्यू को 15,000 रुपए से कम करने को कह रहा है। तो प्लांट आपकी बैलेंस शीट में 90,000 का है, 15,000 से कम करेंगे तो 75 आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूँ, 90,000 का प्लांट है, 15,000 और वैल्यू था, माइनस कर दिया, बाहर 75 आ जाएगा। पेटेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर 4400 थी। इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड टू में डिफरेंस होता है, या इंक्रीज्ड बाय है? यहां पर इंक्रीज्ड बाय लिखा था ना, 3000 से बढ़ाना है, तो इसलिए हमने 3000 रुपए से इंक्रीज कराया, तो 3000 रुपए हमने उसको लिया। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, दैट इज पॉइंट नंबर 3। आपकी बैलेंस शीट
सुनेंगे ध्यान से। आपको याद होगा कि जब हम लोग अपना बैड डेट की ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में करते थे, तो हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अपनी बैलेंस शीट से स्टार्ट करते थे। यहाँ भी आपको यही करना है, लेकिन प्लीज यहाँ बहुत सोच समझ के काम को करना है, इस वजह से क्वेश्चन कराया है। पॉइंट नंबर 3 और 4 की एडजस्टमेंट है, मतलब ओवरऑल दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड फॉर बोर्ड एग्जाम्स। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर्स। वो कह रहा है जो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो डेटर्स के ऊपर 5% चाहिए। तो आपने क्या करना है, या वर्किंग नोट में समझें, आपको बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स गिवन है 20,000 रुपीज के। अब आपने ये 19,600 के डेटर को कंसीडर नहीं करना है, 20,000 के डेटर हैं। वो कहता है कि इन 20,000 के डेटर के ऊपर 5% प्रोविजन बना लिया जाए। तो 20,000 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 1,000 रुपए आएगा। इसका मतलब वो कह रहा है कि हमें इन डेटर्स के ऊपर फ्यूचर के लिए 5% का प्रोविजन चाहिए होगा, यानी आने वाले समय के लिए हमें प्रोविजन 5% रखना है। अब 5% 1,000 आता है, और आप देखो क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर पहले से जो प्रोविजन की वैल्यू है वो 400 रुपए आपको दी हुई है। तो बेटे 400 रुपए का प्रोविजन तो ऑलरेडी पड़ा है, इसको बढ़ा करके हमें 1,000 रुपए करना है, तो 600 रुपए से हमें फ्रेश प्रोविजन चाहिए होगा। तो आप अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स को लिखिए, आप अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स को लिखिए 20,000, और यहां से आपका जो प्रोविजन फॉर बैड डेट फ्यूचर के लिए नीडेड है वो कितना हो गया, 400 आपके पास पड़ा था, 600 आपने फ्रेश बनाया, टोटल प्रोविजन 1,000 बना दिया, रिमेनिंग डेटर आ गए 19,000 रुपए के। अब पी एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम जब जाएंगे तो हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का उतना अमाउंट लिखेंगे जितना हमारे को इंक्रीज करना पड़ा है। आपको कितने से प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ा, 1,000 से इंक्रीज नहीं करना पड़ा, 600 से इंक्रीज करना पड़ा। तो आप अपने रिवैल्यूएशन में 600 रुपए का ही लॉस डालेंगे यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का। किसी को डाउट है कि यहाँ पर 1,000 कैसे हो गया और ऊपर 600 क्यों हो गया, तो पहले ये क्लियर कर लीजिए, वरना ये तो फंस जाएंगे हम एग्जाम में। अब सर एक बार ये दोबारा रिपीट कर दो। देखो वो कह रहा है हमारे डेटर 20,000 के हैं, बैलेंस शीट में ग्रॉस डेटर 20,000 के हैं, एडजस्टमेंट 3 कहती है इनके ऊपर 5% प्रोविजन लिया जाए। तो 20,000 का 5% 1,000 आएगा ना, तो मुझे 1,000 का प्रोविजन इन ऑल चाहिए। इन ऑल मतलब मुझे टोटल प्रोविजन 1,000 का ही चाहिए। आप एक बार एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाओ, वहां देखकर बताओ डेटर्स पे प्रोविजन कितना बना हुआ है पहले से। 400। 1,000 में से 400 को तो पहले ही बना हुआ है, तो आपको न्यू प्रोविजन कितने से इंक्रीज करना है, 600। तो 600 रुपीज ही आपका प्रोविजन की वजह से लॉस हो रहा है, तो 600 रुपए यहाँ डालेंगे। और बैलेंस शीट में टोटल फ्यूचर के लिए कितना चाहिए था आपको, 1,000। 400 पहले पड़ा हुआ था, 600 हमने यहाँ से नया बना दिया, 600 और 400 मिलकर वहां पर 1,000 हो गया। अब रिमेनिंग डेट रह गए 19,000 के। अब समझ आ गया सबको ये वाला पॉइंट। यस यस सर। सर। अब उसने एक और प्रोविजन बनाने को कह दिया आपको, वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाया जाए। यानी वो कह रहा है कि हमारी फर्म ने तय करा है कि हम अपने डेटर्स को, क्योंकि ये तो आपकी बैलेंस शीट है क्लोजिंग, तो वो कह रहा है हमारे डेटर्स को हमने डिसाइड करा है कि हम अपने डेटर को 3% डिस्काउंट देंगे, और क्रेडिटर भी 3% हमें डिस्काउंट देंगे, वो एक अलग एडजस्टमेंट है। डेटर्स हम अपने डेटर्स को 3% डिस्काउंट देने की सोच रहे हैं। तो अब आपके डेटर 19,000 रुपए के रह गए ना, तो 19,000 के डेटर के ऊपर 3% के बराबर 570 रुपए का हम फ्यूचर में उनको डिस्काउंट देंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग,
प्रोविजंस कभी भी करंट नहीं होते हैं। प्रोविजंस जो बनाए जाते हैं वो हमेशा फ्यूचर नीड्स के लिए बनाए जाते हैं। तो ये डिस्काउंट हमें देना है, दिया नहीं है, हमें फ्यूचर में ये डिस्काउंट देना है, तो हम फ्यूचर में डिस्काउंट देने के लिए प्रोविजन रख रहे हैं। तो 570 का प्रोविजन देंगे हम लोग फ्यूचर के लिए, तो अब हमारे डेटर नेट रह जाएंगे 18,430 रुपए। और पीएनएल की डेबिट साइड में आकर के आपने एक नया डिस्काउंट और बना दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 570 रुपए से, या 570 रुपए और डाल देंगे सेकंड प्रोविजन के। याद रखिएगा, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया जाता है, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया जाता है। दोनों हमारे लॉसेस होते हैं, उसको पीएनएल की डेबिट में डाल दिया जाता है, बीइंग एन एक्सपेंस एंड लॉस, और डेटर्स में से माइनस कर दिया जाता है। ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। आगे लिखा है बेटे, किसी को डाउट है? अभिषेक कुछ पूछना है यार? नो सर, आता है सर, समझ आ गया। बढ़िया। इसके बाद वो कह रहा है हमारे जो क्रेडिटर्स है उनको 3% डिस्काउंट देना है। आप लोगों को याद होगा, मैंने एडमिशन के टाइम पर और आपको किसी भी चैप्टर के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि आओ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे करा देता हूँ। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करने को दे दिए थे। आप ये देखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आया वो सब्जेक्टिव के बेसिस पर ही आया। कुछ ऐसा नहीं हो गया कि आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ निराला कुछ करना था। इट वॉज ऑल रेगुलर। लेकिन मैंने आपको चेंज इन रेशियो, एडमिशन, ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको कराए थे वो मैंने हर इलस्ट्रेशन को आपको कराया था, ताकि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना आए, ताकि वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसलिए मैंने एडमिशन और चेंज इन रेशियो में हर टाइप का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको अच्छे से कराया था, ताकि वो रिटायरमेंट में आपको कोई कमी ना रह जाए ना, डिसोल्यूशन के टाइम पर आपको इतनी प्रॉब्लम्स आए। क्रेडिटर्स हमें 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10,000 रुपए के क्रेडिटर हैं, वो हमें 3% का डिस्काउंट देंगे। देखिए, क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होता है, आप सभी को पता है कि अगर आपके क्रेडिटर्स आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके क्रेडिटर डिस्काउंट आपको देने वाले हैं। तो क्रेडिटर फॉर डिस्काउंट हमारे लिए गेन होता है। तो आप अपनी बैलेंस शीट में जाकर के क्रेडिटर्स में से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 300 रुपए को माइनस कर दीजिए, बाहर अमाउंट आ जाएगा 9700। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ उठाना है, वो सुनना है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, रूल बताना है, सुनिएगा। हमारे अकाउंट्स के अंदर एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाले हैं तो उन लॉसेस को तो आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। इसलिए हमने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को बना लिया, क्योंकि हमें पता था कि फ्यूचर में हमें यहाँ पर बैड डेब्ट और डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिटर्स ने हमें कहा, क्रेडिटर्स हमें कह रहे हैं हम आपको 3% डिस्काउंट देंगे। क्रेडिटर से आने वाला डिस्काउंट हमारे लिए फ्यूचर में गेन होगा। हमारा अकाउंट्स कहता है कि आपको अपने क्रेडिटर्स ने कमिट करा कि वो आपको 3% का डिस्काउंट देंगे, उन्होंने डिस्काउंट दे थोड़ी ना दिया। तो वो डिस्काउंट आपको मिला कहाँ, वो तो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और कि भैया हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो प्रॉमिसेस कभी भी प्रॉफिट्स में कन्वर्ट, यानी जब तक आपको प्रॉफिट वास्तविकता में, क्रेडिटर आपको डिस्काउंट वास्तविकता में ना दे दें, तो प्रॉमिसेस के बेसिस पे प्रॉफिट नहीं माना जा सकता है। तो क्रेडिटर्स ने जो आपको 3% का प्रोविजन मतलब डिस्काउंट देने के लिए कहा, और आपने खुशी खुशी में 300 रुपए का अपने लिए प्रॉफिट मान लिया प्रोविजन बनाकर कि हमें फ्यूचर में 300 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा कोई डिस्काउंट आपका प्रॉफिट तब तक नहीं होगा जब तक वो रियल में आपको ना मिल जाए। तो इस डिस्काउंट के प्रोविजन को हमें आंसर में कंसिडर नहीं करना चाहिए। इस 3% के क्रेडिटर के डिस्काउंट की एडजस्टमेंट को हमें क्वेश्चन में भूल जाना चाहिए था, इसको नहीं लेना चाहिए था। बोर्ड ने 2 आंसर दिए, वो कहते हैं बच्चे ले लें तो भी हम सही करेंगे, बच्चे नहीं लेंगे तो भी हम सही करेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाना है तो इसको नहीं लेना, नहीं लगाना तो ले लेना। दोबारा बोलूं मैं ये लाइन आपको? नो सर। डिस्काउंट के क्रेडिटर की एडजस्टमेंट किसी सॉल्यूशन में आप देखोगे तो वो नहीं ली हुई होगी, वो नोट दिया होगा उन्होंने कि ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गेन है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन को बोर्ड सही मान लेता है। नेक्स्ट अमाउंट है आपका आउट ऑफ द इंश्योरेंस व्हिच वाज एंटायरली डेबिटेड टू P&L अकाउंट ₹870 बी कैरिड फॉरवर्ड एज एन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इतनी बड़ी लाइन लिख दी। वो कह रहा है इस बार
आउट ऑफ द इंश्योरेंस डेबिटेड टू P&L। इंश्योरेंस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है। वो कह रहा है जितना भी हमने इस बारी इंश्योरेंस क्लेम पे डेबिट किया था, हमें बाद में बताया गया कि उस इंश्योरेंस के पैसे में से, जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, उस इंश्योरेंस के पैसे में से आपका 870 रुपए का जो इंश्योरेंस है वो अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड मतलब वो प्रीपेड है। तो कुल मिलाकर पूरे टॉपिक में ये कह रहा है वो कि आप अपने 870 रुपीज के इंश्योरेंस को प्रीपेड मानिए। तो जब प्रीपेड इंश्योरेंस होता है तो हमारा गेन होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को आप अपने P&L की रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि आपकी करंट एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 870 रुपए क्रेडिट में डाल दो, और फिर बैलेंस शीट में आकर के भी लिख दो प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये आपकी चॉइस है, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, दोनों में से कोई भी वर्ड ले सकते हैं। ये जो समझना आई हो 870 वाली, तो दोबारा पूछो बेटा मेरे से आप। क्लियर है सर। क्लियर है सर। इसके बाद वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर इवैल्यूएटेड 16,000। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 पाई गई। तो पहले तो बात, बैलेंस शीट में ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 की है। अब वो कह रहा है इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 हो गई है। तो भाई हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमें लॉस मिल रहा है 4,000 रुपए का। और अब वो कह रहा है हाफ ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी। मैंने आपको लास्ट क्लास के फॉर्मेट में बताया था कि कोई पार्टनर फॉर्म को ये कह देता है कि भाई ये एसेट मुझे दे दी जाए, तो बी ने इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट अपने लिए फॉर्म से ले ली। यानी उसने कहा ये एसेट मुझे दे दो आधी, ये फॉर्म नहीं रखे, ये फॉर्म से मैं आधी खरीद लेता हूं। तो आपकी जो रिवाइज्ड वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो 16,000 थी। 16,000 का आधा अमाउंट बी ने ले लिया, यानी 8,000 की इन्वेस्टमेंट बी ने खरीद ली। तो मैंने कहा था हम पार्टनर से उसके द्वारा एसेट खरीदे जाने पर उसके अकाउंट में से अमाउंट चार्ज कर लेंगे, तो 8,000 हम यहां से माइनस कर देंगे। अब बाकी आधी इन्वेस्टमेंट कहां गई? बाकी की आधी इन्वेस्टमेंट 8,000 की फॉर्म के पास ही रह गई, तो 8,000 रुपए बैलेंस शीट में डाल देना। आधी चली गई बी के पास, आधी रह गई फॉर्म के पास। फॉर्म वाली फॉर्म की बैलेंस शीट में डाल दो, बी वाली बी के कैपिटल अकाउंट में डाल दो। दोबारा बताना है? नो सर। नो सर। एडजस्टमेंट नंबर 6 में कह रहा है बेटा किसी को भी कोई डाउट है पूछो प्लीज, ऐसा मत कीजिएगा कि कोई पूछ रहा है और आपको शर्म आ रही है कि मैं कैसे डाउट पूछूं। प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करना आप। क्लियर है सर। एडजस्टमेंट नंबर 6, देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आपको याद होगा प्रीवियस टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमने करा था। इसमें वो कह रहा है मैं वर्कर को 5,000 की कॉम्पनसेशन देनी है, पर आपकी लायबिलिटी साइड में कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। तो मैंने आपको कहा था अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना हो तो सारा का सारा लॉस पार्टनर को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डाल देंगे। हमारे को यहाँ पर कितनी कंपनसेशन देनी है वर्कर्स को? 5,000 की। तो 5,000 या डेबिट साइड में डाल दो, लायबिलिटी साइड में जाओ, वहां लिख दो प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 रुपया। इस एडजस्टमेंट में कोई किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर। अब आपका कोई भी अमाउंट रिवैल्यूएशन के लिए नहीं बचा। अब आपकी रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। डेबिट साइड का टोटल 25,170 रुपए आता है। क्रेडिट साइड में हमारे पास बैलेंस बचता है यहाँ पर एज अ लॉस, क्योंकि डेबिट साइड लॉस साइड है। इस साइड का टोटल ज्यादा आया है ना, तो जब लॉस साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो आपका रिमेनिंग आंसर लॉस होगा। तो 21,000 रुपए हमारा आंसर यहाँ बच रहा है। ये 21,000 वाली फॉर्म का लॉस है। हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। अब इस लॉस को आप पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दीजिए, ए और बी के बीच में। और यहां पर
ए और बी के बीच में ये अमाउंट डिवाइड कर दो। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होगी, प्लीज सारे बच्चे क्वेश्चन की लाइन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जाकर लाइन नंबर 1 पढ़ेंगे, वहां लिखा है A and B were partners in a firm, sharing profits in the ratio of A 3/6, B 2/6। फिर लिखा है and transfer to reserve 1/6। इस लाइन में बच्चे बोलते हैं सर हमें तो ये बात पल्ले ही नहीं पड़ी कि ए प्रॉफिट लेता है 3/6, बी प्रॉफिट लेता है 2/6 और रिजर्व में कैरी ओवर करते हैं हम 1/6। अब मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटे हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर प्रॉफिट या लॉस जो भी आए, तो बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर ए बी मतलब हमारी यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3:2:1 है, क्योंकि 1/6 तो हमने रिजर्व में भी कैरी करना है। भाई आप लोगों को इस रिजर्व में कैरी करने का क्वेश्चन में देने का, क्वेश्चन में 1/6 देने का कारण है कि 1/6 इसीलिए वो रिजर्व में डालने को कह रहा है। प्लीज मेरी बात को सुनिएगा, जो आप अपने बिजनेस से एनुअल प्रॉफिट कमाते हैं, यानी जो प्रॉफिट एज डिस्क्लोज्ड बाय P&L अकाउंट होता है, जो प्रॉफिट आप अपने P&L अकाउंट से निकालते हैं, और जब आप फंडामेंटल में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम नेट प्रॉफिट डालते थे साल का, उस नेट प्रॉफिट में से हमें वो कह रहा है कि फर्म नेट प्रॉफिट का 1/6 पार्ट रिजर्व में कैरी करती है। भाई ये एनुअल प्रॉफिट के लिए 1/6 लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए 1/6 नहीं लगेगा। यानी इस 1/6 को आपको भूल जाना है। आपने ए और बी के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करने हैं, तो आप ए और बी की रेशियो 3:2, 3/5 और 2/5 लेंगे। 1/6 रिजर्व को आप इग्नोर कर देंगे। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछिए। आ गया सर। बेटा पूछ लो, फिर मैं ऊपर चलूंगा क्वेश्चन करने के लिए। एक बार रिपीट कर दो। वो कह रहा है हम अपने प्रॉफिट का 1/6 पार्ट रिजर्व में डालते हैं। तो मैंने कहा बेटा फर्म, पार्टनरशिप फर्म अपने बिजनेस से जो साल के एंड में P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट अर्न करती है, उस नेट प्रॉफिट का 1/6 भाग रिजर्व में डालना है। वो ये थोड़ी ना कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी रिजर्व में कैरी ओवर होगा। वो तो कहीं वो यहाँ रूल नहीं लगेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी आप रिजर्व बनाओ, नहीं। एनुअल प्रॉफिट का 1/6 पार्ट रिजर्व में डाला जा सकता है। अनयूजुअल प्रॉफिट जो रिकॉन्स्टिट्यूशन अराइज हो रहा है उसका प्रॉफिट रिजर्व में नहीं कैरी करना होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन तो केवल ए और बी पार्टनर के बीच में हो रहा है ना, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो केवल ए बी में बांटना है, ना कि रिजर्व में कैरी करना है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर आप ए और बी को फोकस कीजिए और उनकी रेशियो 3:2 ले लीजिए। ये कहा है बच्चे मैंने। क्लियर है सर। किसी और को डाउट हो बेटे, गर्ल को, किसी को भी बेटा, बॉयज पूछो प्लीज। सर। हाँ जी सर रुचि वेटिंग रूम में, आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। सर। हाँ कर दिया। सर एक बार 4th वाली एडजस्टमेंट प्लीज दोबारा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए, नेटवर्क लैग हो गया था। 4th वाली और 6th वाली समझनी थी, एक सेकंड। बताता हूँ। रुचि आपने क्लास अभी ज्वाइन करी है क्या? रुचि क्लास आपने अभी ज्वाइन करी है? एडजस्ट नंबर 4 में कह रहा है मुदित, वो कह रहा है आउट ऑफ द इंश्योरेंस which was entirely debited to P&L 870 be carried forward as unexpired। वो कह रहा है जितना भी हमने इस साल जितना भी इंश्योरेंस का हमने पैसा भरा था और P&L में डेबिट करा था, तो हम वैसे भी जो भी हम एक्सपेंस करते हैं P&L में तो डेबिट होता है,
तो वो कह रहा है हमने जितना इंश्योरेंस P&L में डेबिट किया था उसका हमें पता, उसमें से हमें पता चला कि 870 अनएक्सपायर्ड है, यानी 870 का इंश्योरेंस प्रीपेड मानना है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 870 रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिख दो और बैलेंस शीट की एसेट में लिख दो। ओके सर। और सिक्स्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है वर्कर को कॉम्पनसेशन देनी है 5000 की। मैंने ये कहा था यहाँ पर कि हमने कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया होता तो हम इसको वहां से पे कर देते, लेकिन हमारे पास अपनी लायबिलिटी साइड में कोई भी WCR नहीं है, तो ये पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर्स के लिए लॉस होगा। इस पूरे के पूरे अमाउंट को एज अ लॉस हमें रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हुए लायबिलिटी साइड में डालना पड़ेगा। ओके सर, क्लियर है, थैंक यू। अब इसके बाद आपका 21,000 रुपए का लॉस आ गया था, 3:2 की रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो ये अमाउंट डिवाइड करके आ जाएगा 12,600 और 8400। यहां तक किसी को डाउट है तो आप लोग पूछो बेटा। मृदुल कोई डाउट है No, तेरे को? मृदुल रिया कोई डाउट है आपको इसमें? नो सर। प्राख्या कोई डाउट है आपको इसमें? नो सर। अब इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। होपफुली आप लोगों को कैपिटल अकाउंट का प्रोसेस याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कैपिटल अकाउंट का प्रोसेस सिखाया था। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके पार्टनर्स की कैपिटल को प्लेस कीजिए। इसकी कैपिटल है 80,000, इसकी कैपिटल है 40,000। कैपिटल के बैलेंस डालने के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर प्लेस कीजिए। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आ रहा है। क्लास में क्यों नहीं है आप? क्लास में क्यों नहीं है आप? गुड इवनिंग सर। सर मेरी तबीयत खराब चल रही है सर, इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर रहा मैं। आप अभी तो बात कर रहे हो ना, आपको कोई घर से बाहर जाकर के थोड़ी ना क्लास अटेंड करनी है, आपको घर में बेड पे बैठ के तो क्लास अटेंड करनी है। चलो सर, करता हूँ ज्वाइन। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ जाएगा 12,600 और 8400 रुपए। यार आप लोगों में से भी मेरा ना दिमाग जब खराब होता है ना, फिर मैं आप लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलूंगा, फिर वो एक आउट ऑफ द वे हो जाएगी चीजें। यार आप लोगों को खुद अकल नहीं है कि आपको 1.5-2 महीने बाद बोर्ड के पेपर देने हैं। हर एक बच्चे को इनविटेशन देना पड़ता है कि क्लास ज्वाइन कर लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आ जाएगा 12,600 और 8400 रुपए का। इसके बाद मैंने कहा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप पार्टनर में बांटिए। आपके क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड से इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपको बता चुका हूं, ये भूल के भी पार्टनर में मत बांट देना, ये फर्म की लायबिलिटी होती है। आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसको ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट देंगे आप। ये 14,400 और 9600 आ जाएगा। फिर आपके पास एक रिजर्व फंड दे रखा है, ये रिजर्व फंड भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसको भी 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, ये बांट करके 7200 और 4800 आ जाएगा। ये प्रॉफिट आ गया, ये
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के दोनों फॉर्म पार्टनर में डिवाइड कर दिए, एक रिजर्व फंड बांट दिया और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड लॉस कोई नहीं है, P&L एडवर्टीजमेंट अगर एसेट साइड में होता तो डेबिट साइड में डिवाइड होता। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं, फिर हम रीवैल्यूएशन का आंसर लिखते हैं, फिर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांटते हैं, फिर हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बांटते हैं अगर हो, और एंड में हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर देते हैं। गुडविल आप देखो, 2 गुडविल वाला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट के अंदर पहले से गुडविल अपीयर हो रही है, बैलेंस शीट के अंदर जो पहले से गुडविल अपीयर हो रही है वो 15,000 की है, तो 15,000 को आप पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो 9,000 और 6,000 आ जाएगा। ये ओल्ड रेशियो में आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में नीचे एक गुडविल और दी हुई है, इसमें ए और बी 2 ही पार्टनर है। यूजुअली हर क्वेश्चन में 3 पार्टनर होते हैं, 4 भी होते हैं, इसमें 2 ही हैं। बी इसमें रिटायरिंग पार्टनर है, तो आपने बी को गुडविल का शेयर देना है। बी का गुडविल का शेयर निकालेंगे, ओरली क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। 50,000 रुपए गुडविल है, ए और बी की रेशियो 3:2 है, गुडविल में बी का शेयर आ जाएगा 20,000। अब बी को गुडविल का शेयर सिर्फ कौन देगा, थोड़ा अकल लगा करके बताओ आप मुझे। ए ही देगा, तो आप बाय एज कैपिटल अकाउंट के नाम से बी को उसका गुडविल का शेयर दे दीजिए और ए को डेबिट कर दीजिए 20,000 रुपए टू बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। यहां आकर के गुडविल की एंट्री करने के बाद हमारे आंसर में क्लोजिंग टाइम आ जाता है। अब हम उस पार्टनर के अकाउंट क्लोज करेंगे, इसके बाद आप सबसे पहले उस पार्टनर का अकाउंट क्लोज कीजिए जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है। आप पहले उसकी क्लोजिंग तो कर लें। क्लोजिंग करने से पहले रिटायरिंग पार्टनर के लिए मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी में होता है कि रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि रिटायरिंग पार्टनर के लिए इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि हम उसको पे करेंगे या नहीं पे करेंगे, ये कुछ उसमें रूल लिखे होते हैं। आप एडजस्टमेंट नंबर 6 के नीचे लास्ट लाइन में जाएं, वो कह रहा है बी वॉज पेड इन फुल, बोला है बी को पूरा पैसा दे दिया जाए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्वेश्चन के अंदर बी वॉज पेड इन फुल यानी बी का जो भी आंसर आए वो हम, यानी बी का जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा बीइंग रिटायरिंग पार्टनर, वो हमें उसको पूरा पे करना है। अब आगे एक लाइन लिखी है, इस लाइन पे फोकस करें। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम बैंक, बोल रहा है ए ने नेसेसरी मनी जो थी वो अपने बैंक से रेज कर ली और बैंक को कहा भाई मेरी प्लांट और स्टॉक आप अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख लो और मुझे लोन दे दो, मुझे बी को पे करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ए अपने बैंक से जाकर के लोन लेकर के आया। अब आप ये सोचें कि कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन कितना लेगा, वो बैंक से उतना ही लोन लेगा ना जितने उसको जरूरत पड़ेगा। आपके क्वेश्चन की एसेट साइड में ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट जो दी है क्वेश्चन में, उसकी एसेट साइड में कैश का बैलेंस कितना गिवन है ये बताइए आप। 5,000। इसका मतलब है कि पहले तो हमने बी को 5,000 ये वाला कैश दे दिया होगा, इसलिए यार टू कैश अकाउंट लिख दो। ये बात सारे बच्चे सुन लो ध्यान से, ये हमने पार्ट पेमेंट उसको कैश में कर दी जो फर्म पे पैसा पड़ा था। अब बी का टोटल किया मैंने 5,000 देने के बाद, इधर से टोटल है 74,400, 74,400 में से 5,000 तक की ये वाली सारी फिगर मैंने माइनस कर दी, तो यहाँ 47,000 रुपए बच गया। यानी अब बी को हमने टोटल 52 देने थे, 5 तो ये दे दी मैंने, 52 5 को मिलाकर थे, 5 दे दिए, अब बच गए 47,000। अब 47,000 रुपए जो बी को रिटायरिंग पार्टनर को देने हैं, ए ने कहा कि भाई मैं इतने रुपए का बैंक से लोन ले लेता हूं। तो बच्चे क्या गलती करते हैं,
यहाँ पर 47,000 के आगे बी के कॉलम में 47,000 के आगे बैंक लोन लिख देते हैं। भाई बैंक लोन तो ए ने लिया है, आपने बी को कोई बैंक लोन थोड़ी ना दे दिया, उल्टा सीधा थोड़ी ना लिखेंगे कुछ भी। आपने बी को पेमेंट देने के लिए बैंक से लोन लिया, वो बैंक लोन का पैसा आपके बैंक में बैंक ने डाल दिया। आपने बी को चेक बना के दिया कि ये ले 47,000 का चेक हमारे अकाउंट से निकाल लेना। तो भाई बी को पेमेंट आपने अपने बैंक से दी है, बैंक लोन यहां नहीं आएगा, यहां बैंक अकाउंट ही आएगा। बच्चे यहां बैंक लोन लिख देते हैं, नहीं, बैंक लोन आपको लिखना है लायबिलिटी साइड में यहां पर, और वहां बैंक ही लिखना है ऊपर। बैंक लोन किसने लिया? ए ने। और आप बैलेंस शीट आंसर में किसकी बनाओगे अब? ए की। तो ए के लिए बैंक लोन लायबिलिटी हो गया ना, तो लायबिलिटी साइड में बैंक लोन लिखेंगे, यहां बैंक से ही पेमेंट करेंगे। दोबारा पूछना है, दोबारा पूछ लो। बी की क्लोजिंग कैसे करनी है? सर हमें कैसे पता चला कि 47,000 अमाउंट आएगा? 74,400 इधर का टोटल है, बाय साइड का। यस सर। डेबिट साइड का टोटल करो ना, कितना है? 8,000, 8,400 और 6,000, 8 और 16 और 6, 22,400, 74,400 में से 22,400 क्रेडिट का टोटल है इसका 74,400, डेबिट का टोटल है 22,400, 0 0 0 4 2 5, 52,000 रुपए आपने उसको देने। पहले दोनों साइड का डिफरेंस ओके निकालोगे सर, ना, क्लियर। दोनों साइड का डिफरेंस 52,000 आ रहा है, 5,000 आपने उसको इस 52 में से क्या दे दिया? कैश। तो 52 में से 5 कैश दे दो, पीछे कितने बचे अब? 47,000। ये 47 हम बैक से पे करेंगे उसको। दोबारा बोलूं? नो सर, आ गया। अब आप अपनी ए का टोटल कीजिए, इधर से यहां से टोटल करेंगे तो ये टोटल 1,01,600 है। 1,01,600 में से इन अमाउंट को माइनस कर दीजिए, यहां पर आपके पास आंसर बचेगा 60,000 रुपए। ये जो 60,000 यहाँ बचेगा, ये ए का आंसर है। ए के लिए मैंने कहा था वो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख करके यहां मैंने कहा था उसकी कैपिटल के लिए लिखा कीजिए एडजस्टेड कैपिटल, ये उसकी कैपिटल का आंसर आ गया। अब बैलेंस शीट में जाकर के एज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाल दीजिए, जो आया कितना? 60,000। इस तरह से हमने अपनी बैलेंस शीट में इसको डिस्क्लोज करना है। अब कैपिटल अकाउंट भी पूरा हो गया, अब बैलेंस शीट की क्लोजिंग करनी है। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट से ही आंसर की बैलेंस शीट बनेगी। अब आप अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट को कॉपी करें आंसर की बैलेंस शीट में, जो आइटम बच गई हैं। लायबिलिटी में जाएंगे, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है, उसको एज इट इज लिख दीजिए। इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड एज इट इज लिख दीजिए 18,000 रुपए का। इसके बाद रिजर्व फंड बढ़ गया, क्रेडिटर्स आप लिख चुके हो, P&L डिवाइड कर चुके हो, बी की कैपिटल, ए की कैपिटल आप रिवाइज लिख चुके हो, बी रिटायर हो चुका है, उसकी कैपिटल की जगह लोन आ गया जो हमने बैंक से लिया था। एसेट साइड में गुडविल राइट ऑफ हो गई, प्लांट आपने लिख दिया, पेटेंट आपने लिख दिए, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक को एज इट इज लिख दीजिए। स्टॉक की वैल्यू है भाई आपकी 30,000, स्टॉक एज इट इज लिख दीजिए 30 का 30,000। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट आपने आधी बी को दे दी, आधी यहाँ बच गई। डेटर आप कर चुके हो। कैश की बात कर लेते हैं, हमारे पास कैश में 5,000 रुपए पड़े थे, वो 5 के 5,000 रुपए हमने किसको दे दिए? वो 5 के 5,000 हमने बी को दे दिए, तो कैश का बैलेंस 0 हो गया। तो 5,000 पड़े थे, 5 के 5,000 हमने बी को पे कर दिए, तो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस निल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दीजिए, सारी आइटम बैलेंस शीट में कॉपी हो गई। 1,39,700 एंड 1,39,700 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। कितना समझ में आया? सर प्लांट और पेटेंट वाला बैलेंस शीट में नहीं आएगा? प्लांट और पेटेंट्स वाला बैलेंस शीट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। प्लांट और पेटेंट जो है
वो हमने बैंक के पास गिरवी रखे हैं, पर वो बैंक पे गिरवी जो हमने रखे हैं वो ऑन पेपर रखे हैं। ऑन पेपर मतलब हमारे और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे लोन की फाइल बनती है, तो उस लोन के डॉक्यूमेंट में हमने लिखा हुआ है कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, यदि हम लोन ना चुका पाए तब हम इस प्लांट और पेटेंट को बैंक को दे देंगे। पर पेटेंट और बैंक के पास तभी जाएंगे, पेटेंट और प्लांट, जब वो उनका लोन नहीं चुका पाएंगे। तो उस लाइन का, सिक्योर्ड बाय लाइन का कुछ नहीं करना होता। बस आप, हाँ, अगर चाहो तो अपने बैंक लोन के आगे, यहाँ पर एक वर्ड लिख सकते हैं, एक सेंटेंस लिख सकते हैं आप, बस सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड पेटेंट्स। बस ये रोल है इसका, लोन लेने का, सिक्योरिटी का, और कोई नहीं मतलब होता है इस लाइन का। सर और जो स्टॉक है वो भी नहीं आएगा? स्टॉक हमने छोड़ दिया, लिया नहीं है कि स्टॉक हमने, स्टॉक लिया था मैंने, ऊपर लिख तो दिया, अभी जगह कम थी, ऊपर लिख दिया 30,000 का स्टॉक एज इट इज अपने आंसर में। ओके सर। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको आपको। टीजर का स्टॉक एसेट साइड में डालना है आपको। बेटे आप किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो आप जल्दी से। यार सुस्त मत पढ़ो, आधे घंटे की बात रह गई, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग? क्लियर है सर। क्लियर है सर। यस सर। अभी मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन और फॉरवर्ड करी है, इलस्ट्रेशन नंबर 34 ऑन पेज नंबर 5.30, 33, आई एम सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 33 ऑन पेज नंबर 5.28। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, शो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ये जब वर्ड आ जाता है लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट का मतलब होता है कोई भी नेसेसरी अकाउंट आपको यहाँ खोलना होगा। जैसे ऑब्वियस है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं तो वो लेजर है, अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो लेजर है,
और बैलेंस शीट तो लिखी हुई उसने बनाने के लिए। तो यहाँ पर लेजर का मतलब, उसका लेजर से मतलब यहाँ पर पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट और कैश, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने से मतलब था जब वो बोल रहा था कि यहाँ पर लेजर्स बनाओ। तो आपको यहाँ पर लेजर्स का मतलब है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमें। एडजस्टमेंट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500। एक्सपेंसेस ओइंग मतलब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आपकी लायबिलिटी साइड में एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग है। वो कह रहे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग को ब्रॉट डाउन टू 37,500, उसको 37,500 कर दीजिए। यानी आपको वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की वैल्यू को 7,500 रुपए से कम करने को कह रहा है। तो लायबिलिटी साइड से कम करने को कह रहा है ना, तो लाइबिलिटी कम होगी तो गेन होगा। तो एक्सपेंसेस ओइंग अकाउंट को 7,500 रुपए लिख दीजिए। इसके बाद अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए, वहां पर एक्सपेंसेस ओइंग, ओइंग का मतलब आउटस्टैंडिंग है बेटा, कंफ्यूज मत होना। एक्सपेंसेस ओइंग की वैल्यू को यहाँ 37,500 लिख दीजिए और यहाँ पर वो 7,500 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपके पास, इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड 72,000। इन्वेस्टमेंट ऊपर देखिए 80,000 रुपए की हैं, तो वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 72,000 हो गई। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमें 8,000 रुपए का लॉस हो रहा है। पहले इन्वेस्टमेंट की आने वाली वैल्यू को, आने वाली कमी को रिकॉर्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जितना लॉस हो रहा है उसको डेबिट कर दीजिए। फिर वो कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट इस वैल्यू पर किस पार्टनर को दे दी गई, राम ने ये इन्वेस्टमेंट खरीद ली। अब देखिए मैंने आपको कल कहा था कि ये जरूरी नहीं होता कि रिटायरिंग, जैसे रिटायरिंग पार्टनर श्याम है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको रिटायरिंग पार्टनर ही इन्वेस्टमेंट खरीदेगा।
कोई भी पार्टनर इसमें एसेट खरीद सकता है। यहाँ लिखा था राम ये इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है, तो राम के कॉलम की डेबिट साइड में लिखते हुए उसकी कैपिटल में से 72,000 हम माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फैक्ट्री प्रीमिसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट 2,43,000। प्रीमिसेस कहते हैं बिल्डिंग को, वो कह रहा है 225 की बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू 243 हो गई, यानी 18,000 रुपए से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। तो आप बाय साइड में जाकर के लिख दीजिए बाय बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट 18,000 और एसेट साइड में जाकर के लिख दीजिए बिजनेस प्रीमिसेस 43,000। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है आपका लूज टूल्स की वैल्यू 36,000 हो गई, ऊपर लूज टूल 40,000 रुपए के हैं, तो लूज टूल्स की वैल्यू में 4,000 का लॉस हो रहा है, डेबिट में डाल दीजिए और बैलेंस शीट में जाकर के लूज टूल्स की वैल्यू डाल दीजिए 36,000 रुपए। इसके बाद आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू 19,500। वो कह रहा है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फ्यूचर के लिए 19,500 रुपए चाहिए। आप देखें आपके बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट है वो मात्र 10,000 है, पर वो कह रहा है हमारी फ्यूचर नीड कितने की है, फ्यूचर एडजस्टमेंट मतलब फ्यूचर के लिए 19,500 का प्रोविजन चाहिए, और जबकि पहले सिर्फ 10,000 का ही पड़ा हुआ है, तो 9,500 से प्रोविजन को बढ़ाना है। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए पहले। नो सर। क्लियर है सर। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट 19,500 रुपए टोटल हो जाएगा। देखिए 10,000 तो पहले पड़ा हुआ था और 9,500 हमने और बना लिया, तो टोटल 19,500 का हो गया, तो 1,40,500 के डेटर बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन में कह रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट बनाने के बाद क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 18,000। अब देखिए WCR वाला रोल आ गया। आप लोगों को रिकॉल करना होगा कि अगर हमारी लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले से बना हुआ होगा, तो हमारे पास अगर रिजर्व पहले से पड़ा हुआ है तो इस कॉम्पनसेशन के अमाउंट को हम अपने इस रिजर्व में से पे करेंगे। आपकी बैलेंस शीट के अंदर 48,000 रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है और एडजस्टमेंट 6 कह रही है इसमें से 18,000 का आपको क्लेम देना है, तो 48 में से 18 तो चले जाएंगे क्लेम में, तो ये 18,000 आपको रीवैल्यूएशन में नहीं डालने, याद रखना है, क्योंकि इस कॉम्पनसेशन को हम अपने क्लेम में से सेट ऑफ कर रहे हैं, वो बर्डन पार्टनर पे नहीं जाएगा। अब रिजर्व बचेगा 48 में से 18 कॉम्पनसेशन देने के बाद 30,000 को हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2:1 है, तो अमाउंट आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ये ट्रीटमेंट आप चाहो तो मैं दोबारा मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ 30 क्यों बांटे हैं। थोड़ा जल्दी बोलेंगे क्लियर है बेटा जी। सर। क्लियर है सर। और प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 18,000 लायबिलिटी में डाल दो। बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर हमने 18,000 यहाँ से माइनस तो कर दिए। भाई आपने माइनस करके, वो तो माइनस इसलिए कर दिए क्योंकि 30,000 पार्टनर में बांटे हैं आपने 18,000 पे कहाँ करे अभी, वो तो रिजर्व का बचा हुआ अमाउंट यहाँ बांटा है। 18,000 तो आपकी फॉर्म की लायबिलिटीज को लायबिलिटी में भी तो लिखोगे वर्कर को जो कंपनसेशन देनी है, ये प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन पूरी लाइन लिखते हुए लायबिलिटी में भी 18,000 शो करने, लायबिलिटी क्रिएट हुई तभी तो उसको लायबिलिटी में शो कर रहे हैं। दोबारा बताना है बेटा तो मैं दोबारा बताता हूं। क्लियर है सर। नो सर, क्लियर है। एक गलती हो गई मेरे से पॉइंट नंबर 5 में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू 19,500 नहीं था, बाय 19,500 था। बाय का मतलब 19,500 से और बढ़ाना है। आपको मेरी गलती समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। बाय 19,500 लिखा था बेटा वहां पर, मैंने उसको टू 19,500 पढ़ लिया।
अब प्रोविजन फॉर बजट और क्लेम हो गया, अब कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। 7th एडजस्टमेंट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के बारे में है, इसको हम बाद में ही पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट 2, 3, 4, 5, 6 थी, वो पांचों हमने कर ली। अब हम यहाँ से टोटल लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है बेटा इसमें 25,500 और डेबिट का टोटल आ रहा है 31,500, यानी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। हमारे पास यहाँ पर 6,000 रुपए बचते हैं। ये 6,000 रुपए हमारा लॉस है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर राम में, श्याम में और मोहन के बीच में। इस लॉस को डिवाइड कर दीजिए और इनकी ओल्ड रेशियो ले लीजिए 3:1 जो गिवन है। 3,000, 2,000 और 1,000 रिवैल्यूएशन का लॉस बढ़ गया। कैपिटल अकाउंट को उसी प्रोसीजर से बनाना शुरू करें जैसे पिछली बारी आपने पिछले क्वेश्चन में बनाया, उसके कोई मेथड या कोई प्रोसीजर चेंज नहीं करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको वो पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिख दीजिए। राम की कैपिटल है 2 लाख, दूसरे की कैपिटल है 1.5 लाख, तीसरे की कैपिटल है 1 लाख, तीनों की कैपिटल लिख दी। कैपिटल के बाद रीवैल्यूएशन का आंसर। हर बारी सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन एट ए स्ट्रेच करके दे रहा हूं ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग तभी नहीं कर पाओगे जब आप पढ़ोगे नहीं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ गया। स्टेप नंबर 2, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में WCR था एक बचा हुआ, वो हमने बांट ही दिया है। अब एक रिजर्व फंड आपको और दे रखा है बांटने के लिए। अब रिजर्व फंड पार्टनर में डिवाइड कर दो। 1,05,000 का है, तीनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो 52,500, 35,000 और 17,500 आ जाएगा। तो रिजर्व को बांटने के बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और कोई नहीं है आपके पास, एक्यूमुलेटेड लॉस भी कोई नहीं है। अब बचा एक ही काम, वो है गुडविल की ट्रीटमेंट। इसमें गुडविल की वैल्यूएशन आपको करने को पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पर एक एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड बताया हुआ है। तो पहला स्टेप होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो भाई आप एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे ना, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ही निकालते हैं। उसके अंदर तीनों साल का प्रॉफिट ओरली ऐड कीजिए, 6 और 5 11 और 5 16। 16 तो ये हो गए 16, 50 और 75, 17,25,000 3 ईयर्स का सम टोटल है। एक बार देख लो 17, 25 ही है या कुछ और आ रहा है? यही है सर। 17,25,000 को 3 से काट देंगे तो आपके एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे 5,70,000। फिर आपको चाहिए होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट पहले से ही गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है भाई, taking into consideration the risk of the business, normal profit of the firm are estimated at ₹5 lakh। आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे 5 लाख। अब आपका एवरेज है 5,75, नॉर्मल है 5, तो एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट आते हैं? सुपर सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट। आपके सुपर प्रॉफिट आ गए Super profit। 75,000। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट 75,000 को एवरेज आपको नंबर ऑफ परचेजर से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, यानी 2 एवरेज 2 जो है वो आपका क्या है? नंबर ऑफ परचेजर कंसीडर हो जाएगा। तो 75,000 इंटू में 2, 1.5 लाख रुपए फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। अब फॉर्म की गुडविल में 1.5 लाख आ गई,
इस 1.5 लाख के अंदर आपका पार्टनर श्याम रिटायर हो रहा है जिसका शेयर 2/6 है, यानी श्याम का गुडविल का शेयर कितना है 50,000। इसको उन दोनों के बीच में उनकी गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 3:2:1 इनकी ओल्ड रेशियो है। पहले चेक कीजिए क्या कोई आपको गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में अलग से तो गिवन नहीं है। मैंने पढ़ा कहीं पर मुझे गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है। फिर स्टेप नंबर 2, क्या न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, न्यू होती तो न्यू माइनस ओल्ड कर देते तो न्यू माइनस ओल्ड भी नहीं होगा, तो आखिरी सारा रह गया स्ट्राइक करने वाला। तो इसका मतलब राम और मोहन की जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही इनकी गेनिंग रेशियो बनेगी। तो अब श्याम को गुडविल का शेयर कौन देंगे, राम और मोहन। तो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट उसको 50,000 के गुडविल के शेयर को 3:1 में बांटेंगे तो 37,500 और 12,500 आ जाएगा। और डेबिट साइड में लिख देंगे टू श्याम कैपिटल अकाउंट के नाम से, राम के कॉलम में 37,500 और मोहन के कॉलम में 12,500। ये गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई भाई। ये ओरली भी कर सकते हैं आप लोग जैसे मैंने कर दी। कुछ पूछना है पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन अब एंड करने का टाइम आ गया। नो सर। क्लियर सर जो आप No, sir. किसको टोटल करेंगे, पहले श्याम को। पर पहले श्याम के लिए क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस। अब आखिरी में लिखा है 7th पॉइंट में श्याम को 50,000 रुपए देने हैं कैश। बेटे मेरी बात को सुन लो ध्यान से, 50,000 तो मैं क्वेश्चन में दिया ही है ना, कैश देना ही देना है उसको। तो भावना कैश अकाउंट मैंने पहले लिख दिया। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अब श्याम का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इसका क्रेडिट साइड का टोटल है 2,45,000। 2,45,000 में से 2,000 माइनस करे थे ना, तो 2,43 रह गया था। तो 2,43 में से 50,000 तो कैश दे दिया। 2,45,000 टोटल था क्रेडिट साइड का बेटा। डेबिट का अमाउंट था 2,000। अब 2,43,000 रुपए देने रह गए थे हमें। 2,43 में से 50,000 तो हमने कैश दे दिया। अब बच गया 1,93,000। इसके लिए लिखा है बैलेंस। बैलेंस किसके लिए लिखा है उसने, इस 1,93,000 के लिए बैलेंस वर्ड लिखा हुआ है। बोल रहा है जो भी 50,000 रुपए श्याम को देने के बाद, कैश देने के बाद बैलेंस बच जाएगा वो उसका लोन माना जाएगा। तो भाई वो ये कहना चाह रहा है ये बचा हुआ अमाउंट श्याम के लोन अकाउंट में डाल दो। तुमने लोन अकाउंट में डाल दिया। कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6%। वो कह रहा है जब तक हम इसको लोन नहीं दे देते, लोन का पैसा नहीं चुका देते, तब तक हम इसको 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। भाई पे करेंगे, करना नहीं है अभी। तो 6% पर एनम जो क्वेश्चन में लिखा है ना, इसको काट दो। यानी इसका आपने कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं करना। यानी 6% पर एनम को केवल आप इंफॉर्मेशन मात्र मान करके चलेंगे। बच्चे बोलते हैं सर उसमें लिखा था इंटरेस्ट देना है, तो सर हमने श्याम के अकाउंट में इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा। भाई वो कह रहा है आज तो वो रिटायर हुआ है, आप तो आज की डेट में उसके अकाउंट बना रहे हो ना, तो आज तो आपको पता चला है 193,000 देने हैं। जब आप उसको पे करोगे तब आप ब्याज दोगे ना, ब्याज आज थोड़ी ना देना है उसको। नहीं बात समझ आ रही है? आ गई सर, क्लियर है। क्लियर सर। ये 6% पर एनम कैरिंग वाली मैंने कल आपको बताया था, इसलिए पहले ही कि हम पार्टनर को कहते हैं कि भैया या तो 6% हमसे इंटरेस्ट ले लियो रिटायरमेंट के पैसे का जब तेरे को देंगे, या प्रॉफिट में जितना तेरा भाग बनेगा वो दे देंगे। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस 6% पर एनम का कुछ नहीं करना था आपने। अब श्याम के अकाउंट क्लोज हो गया, लोन में ट्रांसफर हो गया। अब राम और मोहन का दो पार्टनर का टोटल करना है। इसका टोटल है यहां से 2,67,500। इसका टोटल है 1,22,500। ये है 1,22,500, ये है 2,67,500। यहां लिखेंगे भाई टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्या लिखते हैं बाकी पार्टनर की कैपिटल के नीचे, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसिंग फिगर।
इसका आंसर बच गया यहाँ पर 1,55,000, यहाँ ब्लैंक डाल दो। इसका आंसर बच गया यहाँ पर 1,09,000। बैलेंस शीट में जाओ, श्याम का तो लोन अकाउंट डाल दो भाई, जो आपने पे करा नहीं है अभी। श्याम का लोन अकाउंट में गए थे 1,93, और कैपिटल डाल दो मेरा बेटा राम और मोहन की। इसकी कैपिटल 1,55,000 बची है, इसकी कैपिटल 1,09,000 बची है। 2,64,000 इन दोनों की कैपिटल का टोटल आ गया। अब बची हुई बैलेंस शीट को क्वेश्चन से कॉपी कर डालो। क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएंगे 30,000 रुपए के, बिल पेबल आएंगे 27,000 रुपए के, एक्सपेंसेस ओइंग हम लिख चुके हैं, रिजर्व फंड बांट चुके हैं, WCR बांट चुके हैं, कैपिटल दोनों रिमेनिंग पार्टनर की डाल दी, श्याम का लोन अकाउंट डाल दिया, ये साइड पूरी हो गई। कैश इन हैंड हमारे पास 90,000 था, 90,000 का कैश था, 50,000 इसमें से हमने किसको दे दिए थे? श्याम को। तो हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस बचा 40,000। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस जरूर चेंज कर लेना। डेटर्स आप लिख चुके हो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक एज इट इज लिख दीजिए 1,20,000 रुपए का। स्टॉक के बाद फैक्ट्री प्रीमिसेस आप लिख चुके हो, इन्वेस्टमेंट राम खरीद के ले गया आपसे, लुकफुल आप लिख चुके हो, यानी अब इस साइड भी कोई और अमाउंट नहीं है। 5,69,500, 5,69,500 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट तो पूछिए प्लीज जल्दी से। सर आपने क्रेडिटर के नीचे क्या लिखा है? बिल्स पेबल बेटा। ओके सर। मैंने आपको 33, 34 इलस्ट्रेशन करा दी है अभी। आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 35 करनी है, ये मैंने आपको भेजी हुई है। 33, 34 मैंने कराई है बेटा। 35 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 36, 37 आप लोगों ने कल करी थी, जिसके लिए आपने कहा था हमारा आंसर हो गया सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको आगे की PDF भेजी है, उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भेजे हैं। ठीक है जी, अब आप सुन लो आज का होमवर्क क्या है। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर बता दो कौन सी है? 35। 35। एक सेकेंड होल्ड रखना।